नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, लगता है कि मोदी का खतरा टला नहीं है, बल्कि आप ये कह सकते हैं मोदी पर से खतरा टला नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? रिजीम परिवर्तन को लेकर के पूरी दुनिया में जो खेल चल रहा है, वो साजिश अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। भले ही दुनिया के सबसे बड़े देश जो खुद को कह रहे हैं, दारोगा समझ रहे हैं, जो चौधरी समझ रहे हैं, भले ही उनकी हालत खुद अपने ही देश में, वहां के रिजीम की हालत खराब है। वहां की रिजीम की हालत इसलिए खराब है क्योंकि सीनेट ने भी उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया और अदालत से भी उनको झटका लगा। अदालत से एक झटका लगा कि आप जो ये टैरिफ का पागलपना कर रहे हैं, ये पागलपना आप नहीं करेंगे। मतलब अलग अलग देशों पर जिसको जो मर्जी आ रहा है आपको टैरिफ लगा देंगे साहब। भारत को डरा दिया, उनको डरा दिया। ये जो टैरिफ लगाने का, जो ये डर पैदा करने का जो खेल है, ये पैदा करना आप बंद कर दीजिए। तो एक तरफ तो मित्रों एक ये खेल है। दूसरा खेल है, सीनेट ने कहा कि ईरान के खिलाफ जो युद्ध आपने छेड़ा हुआ है, वो युद्ध किसी भी सूरत में कानूनी रूप से ठीक नहीं है, उसको आप बंद कर दीजिए, उस युद्ध को बंद कर दीजिए। और उस सीनेट में क्रॉस वोटिंग हो गई। मतलब रिपब्लिकन के कम से कम 5 उम्मीदवारों ने डेमोक्रेट के द्वारा जो लाया गया प्रस्ताव था उसको समर्थन कर दिया और रिपब्लिकन के खिलाफ वो प्रस्ताव पारित हो गया। तो वहां भी सीनेट में भी हार हुई और अदालत में भी हार हुई। अदालत ने भी कह दिया कि आप ये पागलपना वाला जो टैरिफ का खेल है उसको आप नहीं कर सकते हैं, आप उसे बंद कर दीजिए। वहां भी उनकी रेजिम खतरे में है। और नवंबर 2026 में वहां मिड टर्म होना है। तो मिड टर्म की तलवार अलग लटकी हुई है, परेशानी वहां ज्यादा है। लेकिन ये तो हुई पॉलिटिकल रिजीम का। लेकिन एक रिजीम है जो कांस्टेंट रहता है अमेरिका में, दैट इज कॉल्ड डीप स्टेट। उनको किसी एक रिजीम से, उनको किसी एक प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, इससे कोई लेना देना नहीं है। रिपब्लिकन का बने, डेमोक्रेट का बने, कोई लेना देना नहीं है। उनका अनवरत यह प्रयास चलता रहता है कि अमेरिका को कैसे प्रोटेक्ट करें, अमेरिका के हित के लिए कैसे काम करें, और जो शक्ति, जो ताकतवर कोई देश हो सकता है उसको कमजोर कैसे किया जाए। और इस घेरे में उन्होंने भारत को रखा हुआ है, भारत को एजेंडा में रखा हुआ है। हालांकि ऊपर से मित्र राष्ट्र के रूप में वो दिखता है, लेकिन याद होगा आपको हेनरी किसिंजर जो थे, उन्होंने कहा था कि अमेरिका की दुश्मनी तो खतरनाक है ही, अमेरिका के साथ दोस्ती उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो अमेरिका का दुश्मन बन के भी आप भरोसा नहीं कर रख सकते उसके ऊपर, और अमेरिका का दोस्त बन के भी अगर आपके मन में ये कहीं से भी शंका हो कि अमेरिका भरोसेमंद पार्टनर है, तो इसको आप हटा लीजिए अपने जहन से। और आज उसका सबूत सामने आ रहा है। जब तक वो चाहेगा आपको आपके घुटने पर टिकाता रहेगा। याद कीजिए मनमोहन सिंह को उन्होंने मजबूर कर दिया न्यूक्लियर डील पर साइन करने के लिए, साइन करना पड़ा भारत को, साइन कर दिया। भले ही अब वो मुहम्मा चढ़ाया कि नहीं नहीं नहीं, भारत को न्यूक्लियर डील पर साइन करने से बहुत फायदा होने वाला है और बहुत विन विन सिचुएशन होने वाला है, वो अलग विषय है। उससे कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो अलग विषय है। लेकिन भारत से सिग्नेचर करवा लिया और मनमोहन सिंह को झुकना पड़ा। मनमोहन सिंह से तो न्यूक्लियर डील पे करवा लिया सिग्नेचर। तो आज कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के युवराज कह रहे हैं कि मोदी ने घुटना टेक दिया है, उनको अपना दिन याद नहीं आ रहा है। मित्रों, सवाल सिर्फ मोदी और मनमोहन का नहीं है। सवाल है कभी न कभी किसी न किसी प्रधानमंत्री को कड़ा रुख अख्तियार करना ही पड़ेगा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और जैसे इंदिरा गांधी ने किया। 1971 में इंदिरा गांधी ने किया और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, और दोनों ने कोई परवाह नहीं की अमेरिका की, और दोनों वक्त में अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। आज ऐसा लग रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता मोदी अटल और इंदिरा की राह पर चलना शुरू कर दिए हैं। यह कहना कि मोदी ने घुटने टेक दिए हैं, यह उचित नहीं होगा। लेकिन
व्यवहार कुछ ऐसा ही है डीप स्टेट का। मित्रों, 2 दिन पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत के 2 टैंकर पे, वेसल्स पे, 2 जहाज पे हमला किया गया। हमला किसने किया? अमेरिकी नेवी ने किया है। अमेरिकी नेवी के फोर्स ने, उनका जो पोत है वहां पे, उसने हमला किया है। और एक तो ऑयल टैंकर्स है, जो कमर्शियल ऑयल टैंकर्स है, और दूसरा मर्चेंट जहाज है, जो व्यापारियों का जहाज होता है, वो जहाज है। वो भी एक निजी जहाज है, उससे वो काम हो रहा था। और दोनों जहाज के बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूं कि दोनों सेतल बेरो करके हैं। एक तो सेतल बेलो और दूसरा है पलाओ फ्लैग्ड वेसल। ये दोनों वेसल्स के ऊपर, दोनों जहाज के ऊपर अमेरिकी नेवी ने हमला किया और 24 घंटे के अंदर हमला हुआ है ये दोनों के ऊपर। और उसमें कई क्रू मेंबर्स के साथ जो आम इंपॉर्टेंट लोग हैं वो लापता हैं या उनकी मौत हो गई है, कोई जानकारी नहीं मिल रही है। अब इस मामले में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के श्रीमान जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मिस्टर पराबथन्नेनी ने बड़ा स्ट्रांग व्यू लिया और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से आग्रह किया है कि इस तरह से अगर चलेगा, जो निर्दोष जहाज के ऊपर या निर्दोष जो लोग आने जाने वाले हैं उनके ऊपर अगर अमेरिकी सेना, अमेरिकी नेवी हमला करेगी तो उससे पीस बाधित होगी। खैर, इन्होंने तो वहां पे कह दिया, लेकिन उसके पहले ये स्टेटमेंट तब आया जब भारत सरकार ने दिल्ली में जैसन मीक्स जो हैं, जो यूएस चार्ज हैं अफेयर्स, जो इंटरनेशनल अफेयर्स और इस सब के लिए जो चार्ज लिए हुए हैं, जैसन मीक्स, उनको भारत सरकार ने तलब किया और खरी खरी सुना दी कि ये खेल नहीं चलेगा। आप हमारे जहाज के ऊपर हमला करेंगे और हमारे लोगों की हत्या करेंगे, ये ठीक बात नहीं है। और इस बार तो हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, आगे से फिर हमें जो करना होगा वो करेंगे। अब सवाल मित्रों ये है कि 2 जहाज के ऊपर अमेरिकी नेवी के द्वारा हमला किया जाना, ये कुसंयोग है या सोच समझ करके किया गया खेल है, किया गया षड्यंत्र है? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी जहाज अमेरिकी नेवी को पैसा दिए बगैर या उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसको अब वो एक टेररिस्ट का अड्डा, ऑफिशियल अड्डा बनाना चाहता है अमेरिका। अमेरिका अपने नेवी को वहां पर डिप्लॉय कर रहा है और उस इलाके से जो कोई भी जहाज गुजर रहा है उसको या तो चढ़ावा देने के लिए मजबूर करेगा या उसको डिसरप्ट करेगा, उसे आने जाने नहीं देगा। अब कहानी क्या है? ईरान को बदनाम करो, काम खुद करो। मतलब ये जलों में, समुद्र में गुंडे, समुद्र के लुटेरे के रूप में अमेरिकन नेवी काम कर रही है, समुद्री लुटेरे के रूप में। याद होगा आपको, सोमालियन लुटेरा आपको दिखता होगा, समुद्र में सोमालियन लुटेरा ने लूट लिया इस जहाज को, वहां पर हमला कर दिया। ठीक उसी प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑफिशियली लुटेरे की तरह अमेरिकन नेवी काम कर रही है और ये बहुत सोच समझ करके ये चाल चली जा रही है। उन देशों के जहाजों को बनाया जा रहा है निशाना जहां पर कि क्राइसिस या तो आने वाली है या क्राइसिस खड़ा किया जा सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर हम तेल लेकर के निकलेंगे, हमारा कोई जहाज तेल लेकर के निकलेगा, तो उसको अब ईरान की सेना नहीं मार रही है, ईरान का कोई आतंकवादी संगठन नहीं मार रहा है, हिजबुल्लाह का कोई अटैक नहीं हो रहा है,
या ईरानियन जो आर्मी है उसका अटैक नहीं है, आईआरजीसी का, उसका अटैक नहीं है, रिवॉल्यूशनरी गार्ड का उसका अटैक नहीं है। अटैक कौन कर रहा है? अमेरिकन नेवी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस इलाके में वो दहशत फैलाना चाहता है। अगर वहां दहशत फैलेगा तो अमेरिकी सरकार अब ये कहेगी कि नहीं, हम तो अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे ऊपर जो हमला हो रहा है उसकी सुरक्षा के लिए हमने वहां पर अमेरिकी नेवी को उतारा हुआ है। हमारे ऊपर हमला का मतलब क्या है? वो पूरा जो मिडिल ईस्ट है जिसमें कि सऊदी अरबिया, यूएई, इस सब के आसपास जो अमेरिकी बेस है, क्योंकि ये उसको अपना बेस बनाता है, उस इलाके में अपना नेवल बेस बना करके रखता है, अपना डिफेंस बेस बना करके रखता है कि अगर किसी को वहां से पजामे में रखना है तो उस बेस से हम अपना काम करेंगे। और उसी बेस से वो ईरान को पजामे में रखा हुआ था। ऐसे देश जो उनकी बात को नहीं सुनता है उनको पजामे में वो रखता है। इसलिए वो उनका कहना है कि नहीं, तो हम तो अपने अमेरिकी डिफेंस बेस जो है उसको बचाने की लड़ाई में लड़े हुए हैं, हम तो किसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं। असल में खेल क्या है? ये यूएई और सऊदी अरबिया को प्रोटेक्शन देने के बहाने और अपने अमेरिकी डिफेंस सेव को बचाने के बहाने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर चुके हैं और वहां से किसी भी प्रकार के ऑयल टैंकर्स को जाने देने में वो उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब चाइना का ऑयल टैंकर्स वहां से निकल रहा है, लेकिन इनकी औकात नहीं है कि चाइनीज ऑयल टैंकर्स पर यह हमला कर दे, क्योंकि अगर चाइनीज ऑयल टैंकर पर हमला करेगा तो समझ लीजिए कि विश्व युद्ध को यह आमंत्रण दे रहा है। तो क्या भारत एक कमजोर कड़ी है जो भारत के टैंकर्स पे आप हमला कर देंगे? और यह पहली बार हुआ है सीधा सीधा अमेरिका के तरफ से। ये भारत और अमेरिकी की इस तरह के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब अमेरिकी नेवी ने भारत के जहाज को निशाना बना करके उस पर हमला किया, और एक जहाज नहीं, दो दो जहाज पर हमला कर दिया। और कह रहा है कि भारत का जो जहाज है वो ट्रेसपास करके निकल रहा था, मतलब उनके वार्निंग को इग्नोर करके निकल रहा था, वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमला कर दिया।